Okay, hello and good evening to all of you. As you all know that we are actually मैडम एक 2च मिनिट. हाँ चालेल ठीक आहे. नमस्कार. मैं आप सभी का संकल्प फाउंडेशन की तरफ से स्वागत करता हूं. आज के इस लर्न द लॉ सीरीज की शुरुआत करने के पहले हमारे एनजीओ के बारे में एक 2 मिनट में बात रखना चाहूँगा. हमारा एनजीओ पिछले 12 सालों से रूरल डेवलपमेंट, इसके अलावा वुमेन्स एम्पावरमेंट, एनवायरमेंट, एजुकेशन, वाटर कंजर्वेशन, ऐसे अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं. महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्र में ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से हमारा काम शुरू है. और ये सब काम करते वक्त हमें महसूस हुआ कि अ, हमें जो अपॉर्चुनिटी मिली है टू सर्व द सोसाइटी, तो इससे हमें बहुत अच्छा महसूस फील होता है. और ये करते वक्त हमारा जो मेन प्रिंसिपल है एनजीओ का, महात्मा गांधी जी का गो टू विलेजेस और स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जी का शिवा भावे जीवा सेवा, इस तत्व से हमारा एनजीओ काम करता है. पिछले 12 सालों में हमें जो अपॉर्चुनिटी मिली है, इसका अनुभव लेते हुए हमने 15 अगस्त 2022 से संवाद सारथी वेबिनार सीरीज शुरू किया. और उसका ही अगला स्टेप आज हम लर्न द लॉज इस सीरीज में आए हैं. अभी तक 5 एपिसोड हुए. उसके बारे में बात करने से पहले हमारे एनजीओ का एक छोटी सी वीडियो क्लिप में यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा. फिर हम आज के इस लर्न द लॉज सीरीज को शुरू करते हैं. भूले स्वार्थ साधना की आंधी, वसुधा का कल्याण न भूले. माना अगम गाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है. जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले. निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले. स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले. शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं है. शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है. कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले. निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले. स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले. आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सुजनहीन विज्ञान. कोरोना के समय जब हमारी सारी फिजिकल एक्टिविटी बंद थी, तो हमने ऑनलाइन वेबिनार सीरीज शुरू किया, जिसमें महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग विषयों के ऊपर ऑनलाइन संवाद रखा. और वो करते वक्त ऐसे महसूस हुआ कि हम ऐसे कुछ वेबिनार सीरीज शुरू कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा संवाद हो. तो संवाद सारथी वेबिनार सीरीज की शुरुआत की 15 अगस्त 2022 को. और आज तक 146 वेबिनार हुए हैं. मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए आज के
इस लर्न द लॉ सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जावेद सर, राजू सर, सलमान जी, आप सभी का स्वागत है। और आगे का सारा जो भी है कार्य एडवोकेट प्राची मैम संभालेंगे, ऐसे मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सभी। नमस्कार सगळ्यांना। आज 6 वेबिनार सीरीज में हम एडवोकेट प्रीति पटवा मैडम इचलकरंजी से है, उनसे लेक्चर सीरीज में लेक्चर सुनेंगे। मैडम बीए एलएलएम है एंड नेट से फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ है। बहुत सारे पुरस्कार मैडम को प्राप्त है। मैडम का कार्य बहुत ही बड़ा है और मैडम भविष्य के लिए दिव्यांगों के लिए काम करने चाहती है, उत्तम विद्यार्थी बनाने की इच्छा चाहती है। ऐसे हमारे बहुआयामी व्यक्तिमत्व प्रीति पटवा मैडम से आज हम लेक्चर सुनेंगे। तो प्रीति पटवा मैडम, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले संकल्प फाउंडेशन की इस वेबिनार सीरीज में मुझे बुलाने के लिए मैं आपकी मन से शुक्रगुजार हूँ। और इसके पहले भी एक बार मैंने इस राइट्स ऑफ द डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर कुछ चैप्टर्स कवर किए थे। तभी आप सबके साथ बात करके और कम्युनिकेट करके मुझे बहुत अच्छा लगा था। और अब वापस एक बार I'm with all of you and we will deal with maximum chapters we can cover। मुझे बोला गया है कि आप जितना मैक्सिमम कवर कर सकते हो उससे, तो जितना मैक्सिमम बचा हुआ है उसमें से जितना कवर कर सकते हैं वो सारे पॉइंट्स हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मोस्टली चैप्टर 12 से लेकर चैप्टर 17 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट जो है ना, वो ज्यादातर दो चीजों को स्ट्रेस आउट करते हैं। मतलब बचे हुए जितने भी एक्ट सब एक्ट से बचे हुए चैप्टर्स है वो दो चीजों पे मेनली स्ट्रेस करते हैं। ओके, वन थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन, ओके, एंड द सेकेंड थिंग इज अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि कैसा होता है, देखो, देयर इज वन फेमस प्रवर्ब इन अ law, and that is ubigus ibi remedium is the Latin phrase in a law, जिसका मतलब होता है कि when there is a right there should be a remedy। अगर आपके पास कोई राइट है तो उस राइट को एनफोर्स करने के लिए आपके पास कोई रेमेडी होना जरूरी है। तो जैसे कि समझो, हमें बोला गया है कि आपका कोई राइट वायलेट होगा तो आप ये एक्शन ले सकते हो, आप वो एक्शन ले सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, आप वैसे कर सकते हो, बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए ये प्रोविजन है, वो प्रोविजन है, वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ, लेकिन आपको उन प्रोविजन को इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर कोई मशीनरी नहीं होगी तो फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन पॉसिबल ही नहीं है ना। सो ये जो आगे के चैप्टर्स है ना, दे डील विद द मोस्ट प्रोबेबली इम्प्लीमेंटेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। ओके, डायरेक्टली हमें हमारे राइट्स बताने वाले चैप्टर्स नहीं है, बट आपके इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट में मशीनरी क्या है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गन्स ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन है, ये बताने के लिए बचे हुए चैप्टर 12 से चैप्टर 17 यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट इन डिटेल विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर्स, जिसमें जो पहला चैप्टर आज का हम लोग डील करेंगे, दैट फर्स्ट चैप्टर इज अ चैप्टर नंबर 12। ओके, द हेडिंग ऑफ द चैप्टर इज दैट टू अथॉरिटीज। नंबर वन अथॉरिटी इज अ चीफ कमिश्नर एंड नंबर टू अथॉरिटी इज अ स्टेट कमिश्नर फॉर द पर्संस विद डिसेबिलिटीज। ओके, इस सेकेंड चैप्टर के अंदर 74 से लेकर 83 तक सेक्शंस कवर होते हैं। हाउ मेनी सेक्शंस? 74 टू 83 सेक्शंस आर कवर्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 12। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, सेक्शन 74 जो है ना, दैट टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर्स। सेक्शन 74 टॉक्स अबाउट व्हाट? अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ कमिश्नर्स एंड द कमिश्नर्स। अकॉर्डिंगली देखो क्या होगा इस सेक्शन के नीचे, सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट अ चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ओके, ये अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे करेगा? बाय इशूइंग द नोटिफिकेशन। नंबर वन, whom the central government will appoint chief commissioner. Number two, it may also appoint two commissioners to assist the chief commissioner। कमिश्नर को असिस्ट करने के लिए क्या होंगे वहां पे? टू अनदर कमिश्नर विल बी देयर। ओके, चीफ कमिश्नर को असिस्ट करने के लिए अनदर टू कमिश्नर विल बी देयर। ओके, एंड यहाँ पे आपको याद रखना है एक इंपॉर्टेंट चीज, आउट ऑफ दैट टू कमिश्नर who will help the chief commissioner, one will be the person with disability। Okay, so one commissioner, two chief commissioner, out of that one should be a disabled person। Number three,
Only those with the special knowledge and practical experience or in rehabilitation will be appointed. ऐसे ही किसी को कमिश्नर बतौर अपॉइंट नहीं किया जाएगा. Who will be appointed as a commissioner? जिसको practical experience and special knowledge है to deal with the matters of the persons with disability. Okay. Now इनका salary, allowances, service conditions, ये सारी चीजें कौन डील करेगा? It will be prescribed by central government. Okay. Now central government will decide what kind of the office and staff will be needed to chief commissioner. चीफ कमिश्नर और ये बाकी दो कमिश्नर अकेले तो काम नहीं कर सकते, उनको अपना काम करने के लिए स्टाफ की जरूरत होगी. सो व्हाट टाइप ऑफ अ स्टाफ विल बी देयर, इट इज टू बी डिसाइडेड बाय द back again same central government. Okay, and all the staff will function under the supervision of the chief commissioner. बाकी जो staff होगा वो किसके अंडर काम करेगा? तो सुपरविजन ऑफ द चीफ कमिश्नर के अंडर वो वहां पे काम करेगा. स्टाफ के सर्विस कंडीशंस कौन डिसाइड करेगा? बैक अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट. हाँ, एंड चीफ कमिश्नर विल बी सपोर्टेड बाय एडवाइजरी कमिटी. यहाँ पे वापस एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. हाँ, चीफ कमिश्नर को काम करने के लिए सपोर्ट किसका होगा? एक एडवाइजरी कमिटी का. और उस एडवाइजरी कमिटी में 11 डिसेबिलिटी एक्सपर्ट्स होंगे. ओके, उस एडवाइजरी कमिटी में अप टू 11 डिसेबिलिटी एक्सपर्ट्स हो सकते. सो simple. Section 74 deal with the appointment of the chief commissioner, to support him another 2 commissioner to support them, staff, and out of that 3 commissioners of the this body, 1 will be a person with the disability. Okay, now section 75, ये chief commissioner काम क्या करेंगे? What will be the function of this particular chief commissioner? See, number 1, they shall inquire into any deprivation of the rights of the persons with disabilities. हाँ, rights of the persons with disability के rights में कहीं पे deprivation हुआ है, मतलब उनका right का violation हुआ है, किसी ने उनके right को violate किया है, तो उसमें इंक्वायरी करेंगे. कैसे इंक्वायरी कर सकता है? देखो कमिश्नर, यहाँ पे 2 चीजें. ओके, अगर हम कमिश्नर के पास कंप्लेंट करते हैं तो भी कमिश्नर इंक्वायरी कर सकते हैं. और अगेन लॉ में एक टर्म होता है सुमोटो. सुमोटो स्टैंड्स फॉर ऑन देयर ओन सेल्फ. हाँ, अगर उनको कहीं पे लगा कि ऑन द राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड पीपल देयर इज सम वायलेशन, डिप्राइवेशन, तो वो सुमोटो भी जाके इंक्वायरी कर सकते हैं. ओके, देन नंबर 2 देखो क्या फंक्शन होगा कमिश्नर का. They shall review the legal safeguard under the act and the law and recommend the better implementation measures. Okay, इस एक्ट के नीचे जो सेफगार्ड्स दिए गए वो मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, ये रिव्यू करना इस कमिश्नर का काम होगा. देन नेक्स्ट वन देखो, they shall study and address the barrier preventing a persons with disability from enjoying their rights. Persons with disability को उनके राइट्स को एंजॉय करने में कहीं पे अगर बैरियर है तो उस बैरियर को स्टडी करके उसको सॉल्व करने की कोशिश चीफ कमिश्नर्स करेंगे. ओके, देन टाइम टू टाइम इंटरनेशनल ट्रीटीज वो स्टडी करेंगे, एग्जामिन करेंगे ऑन द डिसेबिलिटी राइट्स, एंड अकॉर्डिंगली इंडिया में उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है इसके लिए रिकमेंडेशंस देंगे. ओके, देन नेक्स्ट वन देखो, they shall perform and conduct the research on the rights of persons with disability. हाँ, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है इसके लिए वो रिसर्च करेंगे. ओके, देन दे विल क्रिएट द पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द डिसेबिलिटी राइट एंड अवेलेबल सेफगार्ड. डिसेबिलिटी राइट्स के बारे में वो क्या क्रिएट करेंगे? लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे. Then they shall monitor the implementation of the act and the related government scheme and program. Okay, इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको मॉनिटर करेंगे. गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो स्कीम्स देते पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए वो स्कीम इम्प्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे ये चेक करेंगे. ओके, देन जो फंड सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज करता है ना डिसेबिलिटी वेलफेयर के लिए, उस फंड को प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है या नहीं ये मॉनिटर करना भी इस कमिश्नर बॉडी का काम वहां पे होगा. ओके, सो दे शैल मॉनिटर हाउ द फंड रिलीज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर ऑफ डिसेबिलिटीज बीइंग यूटिलाइज्ड. ओके, देन नेक्स्ट वन, otherwise they will perform all other functions which central government will assign them. सेंट्रल गवर्नमेंट उनको जो जो फंक्शंस असाइन करेंगे वो फंक्शंस वो परफॉर्म करेंगे. एंड चीफ कमिश्नर मस्ट कंसल्ट द 2 कमिश्नर while discharging the functions. जो मेन कमिश्नर है ना चीफ कमिश्नर, अपने काम को करते हुए बाकी 2 कमिश्नर्स के साथ टाइम टू टाइम वो कंसल्ट करेंगे. देन देखो सेक्शन 75 किससे डील करता था? 74 was dealing with the appointment of chief commissioner and commissioner. 75 was dealing with the functions of the commissioner. Now section 76 जो है ना that talks about the action by authorities on the chief commissioner's recommendation.
हमने अभी अभी देखा ना, चीफ कमिश्नर इंक्वायर करेंगे, रेकमेंड करेंगे, फंड मॉनिटर करेंगे, रेकमेंड करेंगे, हाँ, वायलेशन ऑफ द राइट को इंक्वायर करेंगे, रेकमेंड करेंगे, रेकमेंड। सो जहां जहां चीफ कमिश्नर रिस्पेक्टिव अथॉरिटी को ऑर्डर देता है या सजेस्ट करता है या रेकमेंड करता है कि यहाँ पे एक्शन लेने की जरूरत है, तो वो जो अथॉरिटी है ना, जिसको वो रिकमेंडेशन दिया है चीफ कमिश्नर ने, दैट अथॉरिटी मस्ट एक्ट ऑन द चीफ कमिश्नर रिकमेंडेशन विद इन 3 मंथ। कितने मंथ के अंदर अंदर देखो, विद इन 3 मंथ उनको एक्ट करना पड़ेगा उस अथॉरिटी को। एंड इफ रिजेक्टेड, रीजन मस्ट बी गिवन टू द चीफ कमिश्नर एंड एग्रीड पर्सन विद इन 3 मंथ। अगर रिकमेंडेशन ऑफ चीफ कमिश्नर के अकॉर्डिंगली उस अथॉरिटी ने वो एक्शन नहीं लिया, तो उनको फॉर नॉट टेकिंग एन एक्शन रीजन देने पड़ेंगे चीफ कमिश्नर को विद इन 3 मंथ्स। ओके, नाउ देखो पावर्स ऑफ चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर एक लाइक अ कोर्ट बॉडी है ना, सो जो सिविल कोर्ट्स को पावर होता है ना, जैसे कि किसी विटनेस को समन्स भेज के बुलाना, एविडेंस कलेक्ट करना, अगर किसी विटनेस को कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता तो उसको स्टडी करने के लिए कमीशन बिठाना, तो चीफ कमिश्नर विल हैव ऑल द पावर्स ऑफ द सिविल कोर्ट, like issuing summons, collecting the evidences, issuing commissions, etc. एंड जो चीफ कमिश्नर के प्रोसीडिंग्स है ना, मतलब उनके सामने जो भी काम काज चलेगा, that will be considered as a judicial work and chief commissioner will be considered as a civil court। हाँ, civil court consider किया जाएगा chief commissioner को। okay, then next one देखो section 78, annual and special report by chief commissioner। चीफ कमिश्नर को अपने किए हुए पूरे काम का एक रिपोर्ट किसको देना, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओके, चीफ कमिश्नर टू सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट किसको, एंड स्पेशल रिपोर्ट आल्सो, ओके, to the central government. The government must table this report in a parliament with action taken or reason for not accepting the recommendation। फिर गवर्नमेंट वो रिपोर्ट किसके टेबल पे रखेगा, पार्लियामेंट के टेबल पे। ओके, and the report must be in the format and details prescribed by central government। एक प्रॉपर फॉर्मेट में होने चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब्ड जो भी डिटेल्स है वो डिटेल्स उस रिपोर्ट में आनी चाहिए। ओके, नाउ जैसे चीफ कमिश्नर की अपॉइंटमेंट है ना, वैसे ही एक स्टेट कमिश्नर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है। गेटिंग द पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर चीफ कमिश्नर एंड 2 कमिश्नर्स को अपॉइंट कर रहा था, वैसे ही नाउ सेक्शन 79 के नीचे स्टेट कमिश्नर कैन बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, सी व्हाट इज दैट, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट कमिश्नर। स्टेट गवर्नमेंट shall appoint a state commissioner through the notification। Okay, only a person with the knowledge or experience in rehabilitation will be appointed। जिसको डिसेबल पीपल के पुनर्वसन रिहेबिलिटेशन का नॉलेज होगा, ऐसे व्यक्ति को ही अपॉइंट किया जा सकता है स्टेट कमिश्नर बतौर। उनकी सैलरी कौन डिसाइड करेगा, स्टेट कमिश्नर की सैलरी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड देम सपोर्टिंग स्टाफ एंड एम्प्लॉइज एज रिक्वायर्ड। ओके, स्टेट कमिश्नर का वर्क जो होगा ना, अंडर द कंट्रोल जो स्टाफ है स्टेट कमिश्नर का स्टाफ किसके अंडर काम करेगा, स्टेट कमिश्नर के अंडर सुपरविजन एंड कंट्रोल काम करेगा। सर्विस कंडीशन ऑफ द स्टाफ विल बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट कमिश्नर को असिस्ट करने के लिए एक एडवाइजरी कमिटी मिलेगी जिसमें अप टू 5 डिसेबिलिटी एक्सपर्ट्स होंगे। सेंट्रल का जो चीफ कमिश्नर था उनको हेल्प करने के लिए कितने लोगों की एक्सपर्ट कमिटी थी, याद है आपको, 11 डिसेबल्ड एक्सपर्ट। हाँ, और स्टेट कमिश्नर को कितने लोगों की कमिटी यहाँ पे मिलेगी, 5 डिसेबिलिटी एक्सपर्ट्स विल बी देयर। ओके, नाउ सेम बैक अगेन, जैसे हमने ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो कमिश्नर आ रहे थे उनके फंक्शंस देखे थे, वैसे अब इस स्टेट कमिश्नर के फंक्शन सेक्शन 80 में दिए गए। ओके, स्टेट कमिश्नर शैल आइडेंटिफाई इनकंसिस्टेंट लॉज पॉलिसीज एंड रिकमेंड करेक्शन। अगर कोई भी स्टेट का लॉ डिसेबिलिटी राइट्स के अगेंस्ट जाता है तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट करने के लिए रिकमेंड करेंगे। नंबर 2, they shall inquire into the deprivation of the rights and take up such a matter with the relevant authority। जहां कहीं डिसेबल्ड पीपल के राइट्स का वायलेशन होता है
उसको इंक्वायर करके रेस्पेक्टिव अथॉरिटी के पास उसको भेजेंगे. ओके, दे शैल रिव्यू एंड सेफगार्ड एंड रेकमेंड द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन. डिसेबिलिटी राइट्स का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको रिव्यू करके उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो इसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस दे सकते हैं. ओके, देन दे शैल आइडेंटिफाई द बैरियर टू द राइट्स एंड सजेस्ट द रेमेडियल मेजर. बैरियर्स, क्या रुकावटें हैं डिसेबल पीपल के राइट्स को इम्प्लीमेंट करने में, उस बैरियर्स को फाइंड आउट करके उसमें रेमेडियल मेजर्स वो सजेस्ट कर सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट वन, दे कैन रिसर्च ऑन द डिसेबिलिटी राइट. और क्या किया जा सकता है, व्हाट कैन बी डन टू गिव देम द बेस्ट ऑफ बेस्ट. ओके, सो दे शैल कंडक्ट एंड प्रमोट द रिसर्च ऑन द डिसेबिलिटी राइट्स. देन they will create the awareness about the disability right and protections. समाज में डिसेबल पीपल के राइट्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना ये स्टेट कमिश्नर का काम है. हाँ, देन डिसेबिलिटी एक्ट इम्प्लीमेंट होता है या नहीं इसको मॉनिटर करना ये स्टेट कमिश्नर का काम होगा. एंड देन स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो फंडिंग है ना फॉर द वेलफेयर ऑफ डिसेबल पीपल, वो फंड प्रॉपरली यूटिलाइज होता है या नहीं ये मॉनिटर करना स्टेट कमिश्नर का काम है. ओके, एंड एनीवे स्टेट गवर्नमेंट जो टाइम टू टाइम उनको फंक्शंस असाइन करके देंगे वो काम करना भी स्टेट कमिश्नर का काम है. सो सिमिलर फंक्शंस आर देयर. ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो चीफ कमिश्नर एंड अदर 2 कमिश्नर अपॉइंट होते हैं उनका फंक्शन और स्टेट कमिश्नर का फंक्शन सेम है, बस सेंट्रल वाले जो कमिश्नर है वो पूरे इंडिया में काम करेंगे और स्टेट कमिश्नर विल फंक्शन ओनली इन द पर्टिकुलर स्टेट. ओके, सेम जैसे अभी सेंट्रल के चीफ कमिश्नर के रिकमेंडेशन पे काम करना उस अथॉरिटी का काम था ना विद इन 3 मंथ, एग्जैक्टली इन द सेम वे नाउ स्टेट कमिश्नर जो रिकमेंडेशन देंगे उस पे एक्शन लेना उस रिस्पेक्टिव अथॉरिटी की ड्यूटी होगी विद इन 3 मंथ. और एक्शन नहीं लिया तो विद इन 3 मंथ रीजन देने पड़ेंगे कि एक्शन क्यों नहीं लिया. ओके, सेम ऊपर जैसे सेंट्रल का चीफ कमिश्नर जो था दैट वाज कंसिडर्ड एज द सिविल कोड, सेम यहाँ पे भी स्टेट कमिश्नर का जो पोजीशन है दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ सिविल कोड. उनकी जो प्रोसीडिंग होंगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग. एंड जो सिविल कोर्ट को पावर होता है ना वही पावर स्टेट कमिश्नर को होंगे. जैसे वो विटनेसेस को समन्स भेज के बुलवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं कोर्ट में, कोई एविडेंस चाहिए तो एविडेंस मंगवा सकते हैं, कमीशन बिठा सकते हैं. जो भी सिविल कोर्ट्स के पावर है वो सारे पावर्स किसको होंगे, स्टेट कमिश्नर्स को होंगे. ओके, नाउ सेम जैसे हमने ऊपर देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड चीफ कमिश्नर को एनुअल और स्पेशल रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देना था ना, वैसे नाउ सेक्शन 83 के नीचे एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट बाय स्टेट कमिश्नर किसको देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को. दैट्स इट, सिंपल. हाँ, स्टेट कमिश्नर शैल सबमिट एनुअल एंड अर्जेंट स्पेशल रिपोर्ट किसको देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को. हाँ, देन स्टेट गवर्नमेंट उसको किसके सामने रखेगा, स्टेट लेजिस्लेचर, दैट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी फॉर द स्टेट. विधानसभा विधान परिषद मिला के बनता है स्टेट लेजिस्लेचर. ओके, सो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट विल शैल पुट दैट रिपोर्ट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर एंड उस रिपोर्ट का जो फॉर्मेट उसके जो डिटेल्स होंगे दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. सो बाय द वे ये आता है आपका चैप्टर नंबर 12 हमने डिस्कस किया. ओके, चैप्टर नंबर 12 वाज फ्रॉम 74 सेक्शन to 83 section. Simple was there. Okay, only 2 things we come to know from that particular chapter. One, central government appointed chief commissioner and other 2 commissioner body will be there for the protection of the rights of the disabled people. And number 2, state government through appointed state commissioner will be there. They will monitor whether the rights of the persons with disabilities are properly implemented or not. And if they found they are not properly implemented, they will recommend to concerned authority for implementation. And it will be the duty of that authority within 3 months, they have to make an implementation. And if they didn't make an implementation within 3 months, they have to give the reason for non-implementation. So that is what your chapter number 12 was all about. I hope you got chapter number 12 now. Now we'll move to chapter number 13. Okay, chapter number 13 is a smaller part, that is only section 84 and 85, 2 sections are included. It is about special codes for the rights of the persons with disabilities. Section number 84 and 85, 2 sections are there. What section 84 is saying, देखो यहाँ पे state government with the approval of the chief justice of high court.
नाउ स्पेशल कोड बनाएगा कौन? नंबर 1 थिंग स्टेट गवर्नमेंट. हाँ. नंबर 2, विद द अप्रूवल ऑफ whom? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अप्रूवल से स्टेट गवर्नमेंट shall notify court of session in each district as a special court for the speedy trial of the offense under this act. हाँ. मीन्स यू आर गेटिंग द पॉइंट. स्पेशल कोर्ट मतलब कोई स्पेशल अलग कोर्ट बनाया नहीं जा रहा है. जो क्रिमिनल मैटर से डील करने वाला सेशंस कोर्ट होता है ना डिस्ट्रिक्ट का, हाँ, तो वो जो कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट है ना, उसी को स्पेशल कोर्ट फॉर राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी डिक्लेयर किया जाएगा. और वो डिक्लेयर कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट. किससे अप्रूवल लेके? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट से अप्रूवल लेके. ओके. नाउ ऐसे स्पेशल कोर्ट में काम करने के लिए आप सबने सरकारी वकील जो लॉ फ्रेटर्निटी को बिलोंग नहीं करते उन्होंने सुना होगा. हाँ. तो ऐसे जो स्पेशल कोर्ट्स है फॉर द राइट्स ऑफ द डिसेबिलिटी, उनके स्पेशल कोर्ट में विक्टिम की साइड प्रेजेंट करने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, गवर्नमेंट की साइड प्रेजेंट करने के लिए सरकारी वकील दैट इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करने के लिए सेक्शन 85 स्पेशल प्रोविजन करता है, that is special public prosecutor. Okay, state government may appoint a public prosecutor or an advocate with at least 7 years of the experience as the special PP for each special court. ऐसे जो स्पेशल कोर्ट सेक्शन 84 के नीचे बनाए होंगे वहां पे काम करने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर एडवोकेट विद एटलीस्ट 7 ईयर एक्सपीरियंस, हाँ, एज ए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बतौर अपॉइंट किया जाएगा. हाँ. और ये जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे ना, इनकी फीस, इनकी सैलरी, रेम्यूनरेशन, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा? बोलो. दे विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. सो गेटिंग द पॉइंट. ये जो आपका छोटा सा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 13, एंड दैट चैप्टर नंबर 13 वाज फॉर किसके लिए था? स्पेशल कोर्ट्स. दो सिंपल प्रोविजंस आर देयर. ओके. सेक्शन नंबर 84 एंड 85. 84 इज टॉकिंग सेशंस कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट को ही स्पेशल कोर्ट फॉर द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी डिक्लेयर कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट विद द अप्रूवल फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट. और उस स्पेशल कोर्ट में डिसेबिलिटी राइट्स के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जा सकते हैं, या फिर an advocate with a 7-year experience in the rights of persons with disability can be appointed as a special public prosecutor. Okay, so that was your chapter number 13. वो किसके लिए था? ध्यान में आ गया आपको? स्पेशल कोर्ट्स के अपॉइंटमेंट के लिए था. नाउ चैप्टर नंबर 14 देखो, वहां पे नेशनल फंड फॉर द पर्संस विद डिसेबिलिटीज. चैप्टर नंबर 13 किस चीज के लिए? हमें ऊपर चैप्टर 12 में गया था. देखो, जो डिसेबल पर्सन के लिए फंड है वो प्रॉपरली वेलफेयर ऑफ डिसेबल के लिए यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है देखना कमिश्नर का काम है. सो वही फंड अब यहाँ पे आ जाता है. चैप्टर नंबर अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं 14 नंबर का चैप्टर, वहां पे ये जो चैप्टर नंबर 14 है ना, इट इज कवरिंग 2 सेक्शंस. ओके, सेक्शन 86 एंड 87, 2 सेक्शन का ये चैप्टर नंबर 14 है यहाँ पे. ओके, नाउ सी व्हाट सेक्शन 86 इज सेइंग. Very simple provision is there. Okay, section 86 is about national fund for the persons with disabilities. Section 86 के नीचे क्या बनाया? National fund for the persons with disabilities. Now what are the provisions? See, national fund for the persons with disabilities shall be established by central government. कौन बनाएगा ये fund? Central government बनाएगा. Okay, then next one, fund will be include money from earlier funds created in 1983 and 2006. जो पुराने funds होंगे ना, उसमें जो पैसा होगा वो पैसा यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, इस नए फंड में ट्रांसफर हो जाएगा. ओके, देन इट विल आल्सो इंक्लूड द अमाउंट्स पेबल बाय द बैंक एंड इंस्टीट्यूशंस एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. ओके, जो भी बैंक इंस्टीट्यूशंस का पैसा आना बाकी होगा वो भी इस फंड में ऐड हो जाएगा. देन जो भी गवर्नमेंट के पास ग्रांट्स, डोनेशंस, गिफ्ट्स या फिर ट्रस्ट, बिक्वेस्ट आता है फॉर द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी और वेलफेयर ऑफ डिसेबिलिटी, वो जो ग्रांट्स, डोनेशंस, गिफ्ट्स, ट्रस्ट दैट इज बिक्वेस्ट फ्रॉम इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन आता है, वो भी इसी फंड में चला जाएगा. हाँ, या फिर ना सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई ग्रांट इन एड आता है या कोई अदर कॉन्ट्रीब्यूशन आता है तो वो भी इस फंड के अंदर आ जाएगा. द फंड विल आल्सो रिसीव द ग्रांट इन एड एंड अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, और ये जो फंड है इसका पैसा कैसे यूज करना है ये रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बना के देगा. अकॉर्डिंग टू दैट ही ये फंड यूज करना है. सो मैनर एंड यूटिलाइजिंग एंड मैनेजिंग द फंड विल बी प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स. फंड आया ना,
तो ऑटोमेटिकली फॉलोड बाय क्या आना चाहिए बोलो, अकाउंट्स एंड ऑडिट, राइट? हाँ, सो सेक्शन 87 इज टॉकिंग अबाउट द अकाउंट्स एंड ऑडिट. हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट मेंटेन द प्रॉपर अकाउंट एंड एनुअल इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट. हाँ, इस फंड में आया हुआ पैसा, गया हुआ पैसा, इसका प्रॉपर अकाउंट रखना है जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर जमा एंड माइनस, हाँ, बोथ विल बी इंक्लूडेड, प्लस माइनस इनकम एक्सपेंडिचर. ओके, देन इस फंड को इंटरवली इंस्पेक्ट करने का, ऑडिट करने का अधिकार किसके पास में, हमारे देश के ऑडिटर के पास, वो होता है सीएजी. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया shall audit this particular fund at intervals. Huh? Then next one, Comptroller and Auditor General of India will appoint, has a full authority to inspect, record, demand voucher, audit the fund like other government account. Okay, CAG के पास में पूरा अधिकार है कि उस फंड को वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उसका रिकॉर्ड्स जब चाहिए तब देख सकते हैं, आपने क्या खर्चा किया उसके वाउचर्स दिखाओ, दैट इज डिमांड द वाउचर्स एंड ऑडिट द फंड. ओके, नाउ ये जो भी सीएजी के ऑडिटेड अकाउंट्स होंगे ना और उनका रिपोर्ट होगा, याद रखो उसको कहाँ पे प्लेस करना है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा के सामने उसको रखना पड़ेगा, ऑडिटेड रिपोर्ट बाय द सीएजी. हाँ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इस नेशनल फंड के इनकम एक्सपेंडिचर का ऑडिट करके एक रिपोर्ट बनाएंगे, वो रिपोर्ट, ऑडिटेड रिपोर्ट एंड अकाउंट must be placed before both the houses of the parliament by the central government. So you got it. So that was again simple 14th unit we have gone through, that is national fund for the persons with disabilities, जिसके अंदर हमने दो sections discuss किए. Okay, one was their national fund which is to be created by central government and another was that one 87 section हमने discuss किया, ऑडिट ऑफ दैट पर्टिकुलर फंड. हाँ, जैसे अब नेशनल फंड 14th यूनिट में था ना, वैसे सेम 15th यूनिट के अंदर ना स्टेट फंड आता है. ओके, स्टेट फंड फॉर द पर्संस विद डिसेबिलिटीज कवरिंग सेक्शन 88 ऑफ द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज. नाउ 88 सेक्शन क्या कहता है, देखो जो भी हमने ऊपर देखा ना नेशनल फंड का कॉपी पेस्ट मटेरियल, बस वर्ड नेशनल फंड हटाना है, स्टेट फंड डालना है, नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट हटाना है, स्टेट गवर्नमेंट डालना है, दैट्स इट. हाँ, ईच स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेट फंड फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटी वेलफेयर. स्टेट गवर्नमेंट पर्संस विद डिसेबिलिटी वेलफेयर के लिए स्टेट फंड बनाएगा. नंबर 2, फंड विल बी यूटिलाइज्ड एंड मैनेज्ड एज पर रूल्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. फंड को यूटिलाइज और मैनेज अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट किया रहेगा. हाँ, सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट के रूल के अनुसार होगा. देन स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड एंड एनुअल अकाउंट. हाँ, देन नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे सीएजी ऑडिट करेंगे, स्टेट का ऑडिटर नहीं है. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हाँ, shall audit the state fund periodically and the audit expenses shall be paid out of this fund. Okay, then CAG or his appointee has a full authority to inspect the office, demand document, voucher from state fund. सेम ऊपर जैसा सीएजी को पूरा अधिकार होगा कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उनका ऑफिस इंस्पेक्ट कर सकते हैं, डिमांड द डॉक्यूमेंट्स वाउचर्स रिलेटेड टू द स्टेट फंड. हाँ, और जैसे नेशनल फंड का ऑडिटेड अकाउंट एंड रिपोर्ट सेंट्रल लेजिस्लेचर दैट इज पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सामने रखा गया था, वैसे ही स्टेट फंड का जो ऑडिटेड अकाउंट एंड रिपोर्ट होगा ना, that must be laid before the state legislature. Okay, whether it is one house or two house, that is actually कुछ राज्यों में एक ही होता है हाउस, विधानसभा, और कुछ राज्यों में दो हाउस होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को, विधानसभा एंड विधान परिषद. इन इंडिया, महाराष्ट्र एक्चुअली वी हैव टू हाउसेस, विधानसभा एंड विधान परिषद. सो सिंपल, एक ही चैप्टर में सेक्शन था, इस चैप्टर नंबर 15 में, and that was state fund section 88 we discussed. Okay, सेम जो नेशनल फंड का मटेरियल था वही सारा स्टेट फंड को है. स्टेट गवर्नमेंट स्टेट फंड बनाता है, स्टेट फंड स्टेट गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से यूटिलाइज किया जाएगा. स्टेट गवर्नमेंट उस स्टेट फंड का पैसा कैसे यूज किया इसका प्रॉपर रिपोर्ट और रिकॉर्ड और अकाउंट रखेगा. सीएजी उस अकाउंट का और स्टेट फंड का ऑडिट कर सकते हैं. सीएजी का ऑडिटेड रिपोर्ट, हाँ, और अकाउंट जो है वो किसके सामने रखा जाएगा, इट विल बी पुट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर. हाँ, दैट इज विधानसभा एंड विधान परिषद. सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या खत्म हो गया, देखो आपका यूनिट नंबर या
चैप्टर नंबर 15 जो था वो चैप्टर नंबर 15 यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। हाँ, नाउ देखो, जैसे मैंने आपको बोला था कि यूबिलिटिस रेमेडियम, जैसे हम बोलते हैं कि हाँ उन्होंने मेरा नहीं सुना, मुझे वहां से बाहर निकाल दिया, मुझे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया, मुझे जॉब में डिस्क्रिमिनेशन किया, तो ये ऑफेंस है। दिस ऑल आर कंसिडर्ड टू बी द ऑफेंस, गुनाह, क्राइम अंडर द लॉ। एंड व्हाट आर दैट पर्टिकुलर क्राइम्स and for what crime what punishment is prescribed, that is given in a chapter number 16. okay, section 89 से लेकर 95 तक के sections जो है ना वो सारे offenses and penalties से डील करते हैं। ओके, now what section 89 is saying, see, punishment for contravention, अगर इस एक्ट के नीचे किए गए किसी भी आप पहली बार वायलेशन करते हो तो आपको 10,000 रुपीज फाइन बैठेगा। हाँ, अगर आप उसको रिपीटेड वायलेशन करते हो इस एक्ट का या एक्ट के अंडर के रूल्स का, तो वो फाइन 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक हो सकता है। हाँ, नाउ ये ऑफेंस अगर कोई कंपनी करती है, सेम जो ऑफेंस है ना इस एक्ट के नीचे के, ये ऑफेंस अगर कोई कंपनी करती है तो सेक्शन 90 उसको पनिशमेंट देता है। पर्सन इन चार्ज ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड लायबल इफ द कंपनी वायलेट द रूल, क्योंकि कंपनी तो लीगल पर्सन है ना, अकेले तो वो वायलेट नहीं कर सकती, तो कंपनी वायलेट कर रही है मतलब कहीं ना कहीं कौन वायलेट कर रहा है, इंचार्ज पर्सन, सो इंचार्ज पर्सन विल बी लायबल। ओके, हाँ, इफ द ऑफेंस वाज कमिटेड विद द कंसेंट, कॉन्निवेंस or neglect of the company officer or other individual, they will also be punishable। अगर वो ऑफेंस है वो कंपनी के किसी अदर एम्प्लॉय या ऑफिसर के कंसेंट से हुआ है, उनकी निग्लिजेंस से हुआ है, तो वो अदर ऑफिसर्स विल बी ऑल्सो लायबल। यहाँ पे कंपनी में कौन इंक्लूड है देखो, पार्टनरशिप फर्म्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, एसोसिएशंस आर ऑल्सो included। okay, so section 90 was fine for conviction under this particular act। सेक्शन 90 was for even company will be held liable। कंपनी मतलब कंपनी का ऑफिसर इन चार्ज, एम्प्लॉइज या कंपनीज डायरेक्टर्स एक्सेट्रा, they will be liable। Now what section 91 is saying, that see, fraudulent availing of the benefits, fraudulently availing or attempting to avail benefit meant for the persons with benchmark disability। यहाँ पे उल्टा है, अगर गवर्नमेंट को फंसा के कोई फ्रॉडलेंटली बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए दिए गए बेनिफिट का रॉन्ग बेनिफिट उठाता है ना, तो उसको जेल हो सकती है। ही विल बी हेल्ड लायबल टू द इम्प्रिजनमेंट अप टू द पीरियड ऑफ द 2 year एंड अ फाइन अप टू 1 lakh रुपीज और बोथ। गेटिंग द पॉइंट? आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए दिया गया जो बेनिफिट है उसको फ्रॉडलेंटली अवेल करते हो तो आपको 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और फाइन अप टू 1 lakh रुपीज और बोथ may be the penalty which you have to face। okay, then next one, हाँ, जैसे ना वुमेन के अगेंस्ट एट्रोसिटी होता है या फिर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स पीपल के अगेंस्ट एट्रोसिटी होता है, हाँ, सो वैसे ही अन्याय, अत्याचार इवन किसके अगेंस्ट हो सकता है, तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के अगेंस्ट भी एट्रोसिटीज हो सकता है। तो whoever commits any atrocity against the persons with disability, एट्रोसिटी में फिर क्या क्या आ सकता है देखो, नंबर 1, जानबूझ के उनका इंसल्ट करना, उनको धमकाना, हाँ, ताकि पब्लिक में उनको ह्यूमिलिएट फील हो, इंटेंशनली इंसल्ट और इंटिमिडेट देम विद द इंटेंट टू ह्यूमिलेट इन अ पब्लिक। ओके, या फिर उनको असॉल्ट करना, उनके अगेंस्ट फोर्स यूज करना, हाँ, स्पेशली डिसऑनर या फिर उनके सम्मान को धक्का पहुंचाना, आउटरेज द मॉडेस्टी, हाँ, ऑफ अ वुमन विद द डिसेबिलिटी। ओके, देन knowingly denies the food or a fluids to a persons with disability under the care or control, जानबूझ के उसको फूड या फ्लूइड मतलब वाटर एंड फूड डिनाई करना, या फिर सेक्सुअली एक्सप्लॉइट अ चाइल्ड और अ वुमन विद डिसेबिलिटी, मिसयूजिंग द पोजीशन ऑफ पावर, हाँ, या फिर इंजुरिंग, डैमेजिंग, इंटरफियरिंग विद एनी यूज ऑफ द लिम्ब, सेंस और असिस्टिव डिवाइस, जानबूझ के वुमन या फिर चाइल्ड विद द डिसेबिलिटी को कहीं पे आप इंज्योर करते हो, डैमेज करते हो, हाँ, देन परफॉर्म्स और डायरेक्ट अ मेडिकल प्रोसीजर लाइक अबॉर्शन विदाउट द वुमेन्स एक्सप्रेस कंसेंट, हाँ, ऐसी कोई भी एट्रोसिटी अगर आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, वुमेन विद डिसेबिलिटी, चाइल्ड विद डिसेबिलिटी के साथ करते हो तो ही शैल बी पनिश्ड विद एन इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ पीरियड नॉट लेस देन 6 months बट मे एक्सटेंड टू द 5 year और अ फाइन। ओके, कम से कम 6 महीने की जेल, मैक्सिमम 5 years की जेल एंड अलोंग विद द
फाइन विल बी द पनिशमेंट। ओके, अब डिसेबिलिटी फील्ड में काम करने वाले या किसी कंपनी में काम करने वाले इंसान को कोई इंफॉर्मेशन कमिश्नर या कोर्ट मंगवाता है और वो इंफॉर्मेशन देने से वो आदमी फेल हो जाता है, तो सेक्शन 93 provide the punishment for the failure to furnish the information. Now what 93 saying, see, failure to provide the document or respond to the official queries can result into the fine minimum 25,000, sorry, yeah, up to the 25,000 rupees. हाँ, और अगर आप वो 25,000 भर के भी वो ऑफेंस कंटिन्यू रखते हो, आप डॉक्यूमेंट नहीं देते हो, तो जब तक डॉक्यूमेंट नहीं देते हो तब तक डेली फाइन 1,000 रुपीज का लगेगा वहां पे। देन sanction for prosecution, देखो, no court shall take the cognizance of the offence by government employee under this chapter without the prior sanction of the appropriate गवर्नमेंट और ऑथोराइज कंप्लेंट। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट, अगर आप इस एक्ट का वायलेशन हुआ है, इसकी कंप्लेंट किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट करने वाले हो ना, तो उसके लिए आपको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंट्रल का ऑफिसर होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट का ऑफिसर होगा तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लिए बिना या ऑथोराइज कंप्लेंट किए बिना आप गवर्नमेंट अथॉरिटी के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते हो। एंड द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर chapter is a section 95 which talks about the alternate punishment. Okay, if the act ऐसा है कि इस एक्ट के नीचे भी वायलेट होता है और दूसरे एक्ट के नीचे भी वायलेट होता है, जैसे ना आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमन जो है, वो वुमन विद डिसेबिलिटी है, तो इस एक्ट के नीचे भी पनिशमेंट मिल सकती है और भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर भी पनिशमेंट आ सकती है। तो इस एक्ट और उस एक्ट में दोनों में जिसमें ज्यादा पनिशमेंट है वो लॉ एप्लीकेबल होगा। ओके, सो अल्टरनेट पनिशमेंट सेक्शन 95, if an act is punishable under this act and another law, the offender will be punished under the law that provide for the greater punishment. Okay, got it? And the last chapter of this particular act is section 96 and 102, chapter number 17, which is about just minor issues, miscellaneous मतलब minor issues about the rights of persons with disability act। हाँ, जिसमें देखो सेक्शन 96 क्या कहता है, एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज नॉट बार्ड। भले ये एक्ट है बट अगर कहीं पे कोई अदर एडिशनल प्रोटेक्शन वाला एक्ट एप्लीकेबल होता है तो वो भी अप्लाई होगा, अदर लॉज का एप्लीकेशन बार्ड नहीं है। हाँ, देन सेक्शन 97 क्या कहता है, देखो, प्रोटेक्शन ऑफ द एक्शन टेकन इन अ गुड फेथ, इफ द गवर्नमेंट ऑफिसर एक्ट ऑनेस्टली एंड इन गुड फेथ, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर अगर गुड फेथ में काम कर रहा है, ऑनेस्टली काम कर रहा है, तो उनको पनिश नहीं किया जा सकता। इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफ सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, चीफ कमिश्नर, स्टेट कमिश्नर, सब लोग आ गए। हाँ, और ये जो प्रोटेक्शन है, ये प्रोटेक्शन किसके लिए, एक्शंस टेकन अंडर दिस एक्ट एंड द रूल्स। नाउ पावर ऑफ रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज सेक्शन 98। हाँ, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन और डिफिकल्टी इन अप्लाइंग द लॉ, ये लॉ अप्लाई करने में कोई कंफ्यूजन आ जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इश्यू द ऑर्डर to fix it, and this order must not go against the act, okay, and can only be made within 2 years of the act starting। कोई डाउट आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो डाउट सॉल्व करेगा, वो डाउट इस एक्ट के अगेंस्ट नहीं जाएगा, और ये डाउट मैक्सिमम कब तक आ सकता है, तो ये एक्ट आने के बाद 2 साल तक। ओके, every such order must be published in the official gazette and प्रेजेंटेड बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ये जो डाउट सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिमूव करने के लिए ऑर्डर इशू किया है ना, तो वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करवा के दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में उसको रखवाना पड़ेगा। हाँ, देन पावर टू अमेंड द शेड्यूल, इस एक्ट को एक शेड्यूल अटैच किया गया है। ओके, उस शेड्यूल को अगर बदलना है, उसमें कोई ऐड अल्टर कम ज्यादा करना है, तो शेड्यूल को अमेंड करने की जो पावर है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दी गई है। ओके, हाँ, changes can be made on the recommendation of government और सुमोटो, गवर्नमेंट खुद होके भी चेंजेस सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है या ऑन द रिकमेंडेशन भी कर सकता है। हाँ, अमेंडमेंट को इफेक्टिव होने के लिए वापस द अमेंडमेंट बिकम इफेक्टिव वंस नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करवाना पड़ेगा, तभी वो अमेंडमेंट इफेक्टिव होगा। बैक अगेन उस नोटिफिकेशन को दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रख के मंजूर करवा के बाद ही शेड्यूल अमेंड हो सकता है। द नोटिफिकेशन मस्ट बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, देन सेक्शन 100, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक द रूल। जो हमने अब तक पूरा एक्ट पढ़ा ना, उस एक्ट के बारे में कोई भी रूल बनाना है तो उसके पावर्स किसको दिए गए, अगर वो मैटर सेंट्रल से रिलेटेड है
तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए। ओके, सो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक अ रूल टू कैरी आउट द एक्ट आफ्टर पब्लिशिंग अ ड्राफ्ट। हाँ, रूल्स किस सब्जेक्ट पे हो सकते हैं? देखो, रिसर्च कमिटी के बारे में, इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी के बारे में, हाँ, रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में, कंप्लेंट रजिस्टर के बारे में, हाँ, असेसमेंट बोर्ड के बारे में, जो आपने ऊपर देखे हुए सेक्शन है वही असेसिबिलिटी स्टैंडर्ड सेक्शन 40 में दिए गए उसके बारे में, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन और फॉर्म सेक्शन 58 में डिस्कस किया उसके बारे में, एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स के अलाउंसेस के बारे में, मीटिंग के प्रोसीजर के बारे में, चीफ कमिश्नर के सैलरीज के बारे में जो हमने अभी देखा था सेक्शन 74 में, हाँ, एडवाइजरी कमिटी के अपॉइंटमेंट के बारे में वो भी हमने सेक्शन 74 में देखा था, चीफ कमिश्नर का रिपोर्ट जो हमने सेक्शन 78 में देखा था, देन नेशनल फंड के यूज के बारे में, हाँ, अकाउंट फॉर्मेट के बारे में उस फंड के, ऑल दीज रूल्स विल बी, अगर उसमें कोई चेंज करना है, रूल बनाना है, तो उसका अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाने के बाद में वो बैक अगेन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने विद इन 30 डेज उसको रखना पड़ेगा, और ये बोथ द हाउसेस एग्री टू चेंज और कैंसिल द रूल, तभी वो मॉडिफाई या रिमूव हो सकता है। तो ये जो पूरा एक्ट अपने मुझसे या इसके पहले किस किस से सुना उसके अंडर जो भी रूल्स आते हैं उस रूल्स को चेंज करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है, बट उनको वो रूल चेंज करवा के नोटिफिकेशन गैजेट में डाल के पार्लियामेंट के सामने विद इन 30 डेज उसको रखवा के उससे मंजूरी लेके तभी उस रूल को बनाया, चेंज किया या कैंसिल किया जा सकता है। सेम जो 100 सेक्शन के नीचे अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है ना, एग्जैक्टली एज इट इज अधिकार सेक्शन 101 के नीचे किसको दिया गया? देखो, स्टेट गवर्नमेंट को दिया है पावर टू मेक द रूल्स 101 सेक्शन। ओके, स्टेट गवर्नमेंट मस्ट मेक द रूल विद इन 6 months ऑफ द एक्ट कमिंग इनटू फोर्स। अब ये हो चुका है एक्चुअली, स्टेट गवर्नमेंट को रूल्स कब बनाने थे? विद इन 6 months। हाँ, किसके बारे में रूल्स स्टेट गवर्नमेंट को बनाते थे? को रिसर्च कमिटी, लिमिटेड गार्डियंस, हाँ, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस के बारे में, फैसिलिटीज एंड स्टैंडर्ड, देन ड्यूरेशन एंड कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, टाइम टू प्रोसेस द सर्टिफिकेट, टाइम लिमिट फॉर अपील, देन अलाउंसेस टू स्टेट एडवाइजरी बोर्ड मेंबर, हाँ, मीटिंग प्रोसीजर फॉर स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट कमिटी सेटअप, salary of the state commissioner, appointment of the state advisory committee, format of the state commissioner report, fee for special public prosecutor, state fund formation and use, हाँ, account of the state fund, मतलब डिवाइड करके दिया है कौन कौन से रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, कौन कौन से रूल स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। अभी जो हमने बात की वो सारे रूल स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। सेम रूल स्टेट गवर्नमेंट रूल जब बनाएंगे तब उनको स्टेट लेजिस्लेचर के बोथ हाउसेस के सामने रखना पड़ेगा, मंजूर करवाना पड़ेगा, तभी वो रूल्स इफेक्टिव होंगे। ओके, एंड लास्ट सेक्शन, सेक्शन 102 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, दैट इज रिपील एंड सेविंग्स। हाँ, रिपील मतलब रद्द करना, कैंसिल करना। तो सिंपल सी बात है, अगर ये नया एक्ट आया है तो इसका मतलब पुराना एक्ट रिपील हो गया, राइट? सो द ओल्ड लॉ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 इज अ रिपील्ड। हाउएवर, ऑफ कोर्स, हाँ, जो भी एक्शंस उस पुराने लॉ के नीचे लिए गए होंगे, ओके, वो स्टिल वैलिड होंगे। ओके, क्योंकि कोई भी लॉ जिस दिन पास होता है उसके आगे के डेट को अप्लाई होता है, उसके पहले जो लॉ के नीचे हुआ है वो हुआ है। ओके, सो उसको सेव किया जाएगा, इसके लिए सेविंग्स हेडिंग दिया है। एनी एक्शन टेकन अंडर द ओल्ड लॉ आर स्टिल वैलिड एंड ट्रीटेड under the section under the 2016 act. Okay, so by the way, आपका जो पूरा राइट्स ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है ना वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। हमने आज टोटल 12 से लेकर 17 तक जो चैप्टर थे वो पूरे यहाँ पे कवर किए। ओके, जो 12 चैप्टर हमने डिस्कस किया दैट वाज अबाउट चीफ कमिश्नर एंड स्टेट कमिश्नर्स फॉर द राइट्स ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जिसके अंडर हमने सेक्शन 74 से लेकर 83 जो सेक्शन थे वो हमने उसमें क्या किए, वहां पे कवर किए, जिसके अंडर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का चीफ कमिश्नर और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू स्टेट कमिश्नर डिस्कस किए। स्पेशल कोर्ट, हाँ, एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर 85 एंड 84 सेक्शन के अंडर हमने डिस्कस किया। नेशनल फंड फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी सेक्शन 86 एंड 87 के अंडर हमने डिस्कस किया। स्टेट फंड बाय स्टेट गवर्नमेंट
फॉर द राइट्स ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हमने डिस्कस किया. हाँ, देन चैप्टर जो हमने डिस्कस किया 16, दैट वाज ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज. हाँ, कौन क्या ऑफेंस अंडर दिस एक्ट करेगा तो उसको क्या पनिशमेंट होगी, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के अगेंस्ट एट्रोसिटी क्या होती है, कंपनी को भी पनिशमेंट हो सकती है क्या, ऑल हमने डिस्कस किया. एंड लास्ट वाज मिसलेनियस मतलब माइनर इश्यूज विच वी डिस्कस फ्रॉम सेक्शन 96 टू 102. हाँ, जिसमें हमने डिस्कस किया कोई अदर लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल होगा तो दैट विल स्टिल कंटिन्यूड. सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जो गुड फेथ में एक्ट करते हैं उनको पनिशमेंट नहीं होगी. कोई डिफिकल्टी अराइज होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो डिफिकल्टी रिमूव करके देगा. ओके, इस शेड्यूल को अमेंड करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकता है सेक्शन 100 के नीचे कुछ मैटर्स पे, और स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकता है 101 के नीचे कुछ मैटर्स पे. एंड पुराना एक्ट रिपील हो गया और पुराने एक्ट के नीचे जो पुराने एक्शंस लिए होंगे वो स्टिल कंटिन्यू रहेंगे. सो बाय दैट वे योर राइट्स ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 comes to an end here. Okay, so that's it from my side. Thank you very much थैंक to यू all of you for giving this प्रीति मैम. opportunity to me. मैम प्राची मैम कंटिन्यू करे उसके पहले मेरे मन में एक सवाल था. इट्स अबाउट स्पेशल कोर्ट. इज इट कंपल्सरी फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट टू अपॉइंट अ स्पेशल कोर्ट एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर? इज इट कंपल्सरी और इज It's a ऑप्शनल? recommendatory provision. It's until and unless already there is one law, Human Rights Act 1993, and under that act there is one provision that there should be a special court of human rights in every district. But yet that are not implemented, and that act is actually 1993 act. So it's a recommendation. There is no any recommendation beyond this. अगर कोई नहीं कर सकता है तो कोई बात नहीं है कि ठीक है नहीं हो रहा है, कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकता है कि स्पेशल कोर्ट नहीं हाँ, बनाना. एक कलेक्टिव एक्शन होगा तो कुछ चेंज आ सकता है. बाकी तो बैक अगेन जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वही चीज है. ओके मैम, ठीक है. प्राची मैम यू कैन कंटिन्यू, हम बाद में सभी के क्वेश्चन. प्राची. मैडम, वेरी नाइस. एक short but sweet, detailed explanation as expected. Thank you very much for this nice lecture. One madam is there. She wants well, क्या नाम है उन मैडम का? उनको क्वेश्चन है कुछ, वो मैडम का क्वेश्चन है. खान मैडम समथिंग. चैट बॉक्स. फाजिल खान जी, प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक. हेलो सर. हाँ गुड बोलिए. इवनिंग. गुड इवनिंग. थैंक यू सर. क्वेश्चन मेरा यही था सर, चैट बॉक्स पे मैंने डाला हुआ था कि रिगार्डिंग दी एजुकेशन सर, कि अगर कोई डिसेबल है जो फर्दर एजुकेशन यानी कॉलेज में एडमिशन करना चाहता है किसी भी कोर्स के लिए, बट ड्यू टू द लैक ऑफ मनी एंड दे डोंट हैव इनफ मनी टू टेक एन एडमिशन, तो इसके लिए कोई मतलब हमारे लिए कोई ऐसी स्कीम या कोई राइट है हमारे पास कि वो उसको किसी भी स्कीम या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उसको इन किया जाए, या कोई ऐसा कोई कॉलेज या कोई गवर्नमेंट या कोई ऐसा स्कीम फिलहाल ऐसा कोई, क्योंकि मेरी नजर में तो अभी कोई इसकी कोई कुछ भी For नहीं है. education, there are many scholarship schemes on the website. You can check out and जो आपसे रिलेट करता है उसको आप वहां पे अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं. अदरवाइज एनजीओस तो बहुत सारे हैं. अगर आप में तो दैट एक्सटेंट एबिलिटी है और उनको लगता है कि इनको हेल्प करने से ही कैन पुश अप इन हिज करियर एंड लाइफ, तो आप अप्रोच कर सकते हो. एनजीओस तो बहुत सारे होते हैं जो ऐसी हेल्प करते हैं. अदरवाइज अंडर द पेज ऑफ गवर्नमेंट पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का जो पेज है वहां पे बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है
scholarships are there which provide the economic help also for further education. Yes, ma'am. Economic मतलब scholarships. I know that about scholarship, NSP and other scholarship, person with disability scholarships. But it is after the admission. But before admission, they need some money for admission in whether it's And government college that or time you have to approach then some NGO, etc. Then you can even promise somebody that you will repay it if once you get the scholarship, like that. yeah, that I know that. I'm just asking that if there are any facility or government scheme and anything else. For once you will get the admission, you will get the scholarship. But Yes, you yes, have to check out actually. There are many schemes for a scholarship. Different types of the schemes are there. yes, ma'am, yes. But they are all these schemes are after the admission. Yeah, if I will also check out and if I get some idea, I will forward to Vishal sir. Yes. So he forward you. Thank you, thank you. And I have another question, ma'am, if you allow me. Yes. ये कि मैम कि बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस ऐसे होते हैं जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी हमारी नहीं होती पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, तो वहाँ पे मतलब जाना ही इम्पॉसिबल है। जैसे कि सब यू नो दैट सभी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन बन रहे हैं, सभी ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन बन रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके लिए हमें ऑफलाइन जाना पड़ता है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। लेकिन ज्यादातर ऐसे ऑफिस होते हैं इन स्पेशली इन विलेज एरियाज, स्पेशली इन आवर जम्मू एंड कश्मीर, there's a lack of accessibility issues. So इसके इनके लिए क्या फैसिलिटी होगी, मतलब वहां पे तो जाना कंपलसरी है, दे डोंट अंडरस्टैंड डिसेबिलिटी। सो That is actually big question for which everyone is fighting. I myself has faced the situations recently also. So that needs to be changed by the government itself, and for that only the many NGOs are actually working. yes ma'am, in fact we all have to stand this issue because एक सिंपल इनकम सर्टिफिकेट के लिए भी हमें एक कागज बना एक डॉक्यूमेंट छोटा सा डॉक्यूमेंट लाना पड़ता है, लेकिन उसके लिए भी इफ वी गो इन तहसील ऑफिस देयर इज नो एक्सेसिबल इन फॉर व्हील चेयर। So how can we go to this? माना कि Actually, सब there is कुछ a on provision in the law itself that accessibility should be there. Now, जो भी नए बिल्डिंग्स या गवर्नमेंट के भी कोई नए ऑफिसेस सब जो बन रहे हैं ना, वहां पे वो लोग कोशिश करते कि एक्सेसिबिलिटी होगी, बट जो पुराने बिल्डिंग्स हैं उसको आपको विद इन अ पर्टिकुलर स्पैन ऑफ पीरियड एक्सेसिबल बना के लेना है, ऐसी भी प्रोविजन वहां पे है। बट back again the fund availability and government yes issues, etc. So that all things are there. So मैम when it उससे will change and the collective action, I always feel is that if people come together and collectively they talk for this, some change may happen. यस मैम, यस मैम, उससे बेस्ट ये नहीं रहता मैम कि अगर जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, जब आप मैक्सिमम थिंग्स ऑनलाइन हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो सब तो कितना बेहतर है सबके लिए, Of और course, स्पेशली फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज इट्स मच बेटर देन फॉर अस इफ वी गो ऑनलाइन। that is एजुकेशन भी absolutely अगर ऑनलाइन हो जाए तो वैलिड हो जाए सब कुछ, that is absolutely स्पेशली correct. फॉर डॉक्यूमेंट्स One day it will happen. या रियली मैम, होप सो। Any more थैंक question? थैंक यू मैम, थैंक यू। Okay. Anybody else? थैंक यू फाजिल खान जी। जावेद सर, भांसे सर, जावेद सर। I just want to thank ma'am for a very comprehensive presentation on Disability Commission and the punitive action and the special court. Actually, we all should know the laws, and then only we can get the justice. If we face discrimination, if we feel that our
disability commissioner is not working, or we have some other type of problems, we can go to the court. In J&K, we have uh, in all the districts, every additional district sessions court judge has been given the uh, power of dealing the uh, cases of person with disabilities. The powers has been assigned to the district sessions additional judge. So something is happening when we try to use our law for our own uh, safeguard of rights. So law is there. We should utilize this services, and we should know the law so that we don't have any kind of the violation of our rights, or we don't face any more challenges. Because I have always an idea in mind that laws only become when people are not given their rights, when people are uh, underestimated, they are kept away from the benefits, the uh, dues and rights. So it was a very mind blowing and eye-opening session, and I hope that such sessions will be uh, carried forward, so that person with disabilities know their rights, they know their law, and utilize it for the with positive sense. Thank you. थैंक यू सो मच जावेद सर। हमारी यही कोशिश है, हमारे जो पैनल मेंबर्स है, प्राची मैम, प्रीति मैम, राजू सर, उन्होंने तय किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाएंगे। हम तो एक निमित्त है, लेकिन ये सारी इन सभी की कोशिश है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लॉ का अवेयरनेस करें। और वो जितना हो सके अवेयरनेस हुआ तो आगे जाके लोगों के मन में वो ये होता है कि हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकें। फाजिल खान जी, आपने हैंड रेज किया, आपको कुछ पूछना है, फिर हम भांसे सर से सुनेंगे। यस यस सर, यस सर, थैंक यू सर, सॉरी सॉरी फॉर डिस्टरबेंस सर। सर एक क्वेश्चन और था, एक रिक्वेस्ट थी मेरी, क्योंकि ये सब इतना अच्छा काम कर रहे हैं। सर अगर जैसे हमारे पास अगर यूडीआईडी कार्ड है, उसके उसके बहुत सारे हमारे पास राइट्स हैं, लेकिन उसकी जो वैल्यू डाउन हो जाती है सर, जब क्योंकि उसकी वैल्यू इसलिए डाउन हो जाती है क्योंकि काफी जगह पे वो यूजफुल ही नहीं रहता है। जैसे अगर रेलवे कंसेशन की फॉर्म फॉर्म की बात की जाए, रेलवे कंसेशन के लिए अलग अलग से कार्ड बनाना पड़ता है, हमें बाकी चीजों के अलग अलग से कार्ड बनाने पड़ते हैं। जब यूडीआईडी कार्ड एक वन नेशन वन कार्ड वन आइडेंटिटी के लिए एक बनाया हुआ है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, और इतनी प्रोसेस के बाद बनता है, इतनी मतलब इतनी स्ट्रगल के बाद बनता है वो, हमें और अथोराइज होता है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू बनता है वो, तो उसमें ही क्यों नहीं इंक्लूड कर किया जाते हैं सभी सभी चीजें उसमें, चाहे वो रेलवे कंसेशन हो, चाहे एयर टिकट्स में हो, या फिर टोल में हो, या फिर और भी जो भी चीजें हो, सब कुछ हमें, चाहे इनकम का हो, चाहे राशन का हो, मतलब एवरीथिंग एवरीथिंग हैज टू बी पुट ऑन दिस, so we have to carry only one card. We don't need to make spread cards, जिसके लिए हमें डोर टू डोर, ऑफिस टू ऑफिस जाना पड़ेगा। that doesn't make sense. So अगर ऐसा कुछ हो जाए तो इसके लिए कोई अगर इकदाम उठाए जाए, एक कदम उठाया जाए, तो that will better help us with the further sir. प्रीति मैम, प्राची मैम, आप में से कोई भी राजन सर, हमारी कलेक्टिविटी के लिए हमने ये कोर टीम ये बनाया है, सो दैट ऑल पीपल्स प्रॉब्लम शुड कम बिफोर अस, है ना। जैसे आपने ये Yes, ma'am. हाँ, ये आपका ये जैसा प्रॉब्लम है, ये जितने भी लोग ऐसे मिलेंगे, हम कलेक्टिवली उसके लिए कुछ कर सकेंगे, राइट? दैट्स Yes, व्हाई। ma'am. ओके, Yes. ये मेरा सजेशन था मैम, that's only नहीं, for ऑफ the, कोर्स गुड सजेशन, रादर इट्स गुड सजेशन। thank Even you, I thank you don't ma'am. have UDID card. Even I don't have UDID card. But I don't know what's that you said, na? After Yes, your question, I got idea about that. Okay. thank you. We will talk to authorities about that regarding this Yeah, part. okay, thank you. Yes. थैंक यू खान सर। जावेद जी, आपको कुछ पूछना है? बस इसी के रिगार्डिंग मुझे एक रिएक्शन देनी थी कि
जो भी हम कहते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज, वी आर द पार्ट ऑफ आवर सेक्टर। और हर कोई इनिशिएटिव जो होता है वो छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट होता है। जैसे हमारा काउंटिंग है, वन वन से ही हमेशा स्टार्ट होगा। हमारा पूरा जो इंग्लिश बुक है वो ए से ही स्टार्ट हो जाएगा, एक अल्फाबेट से। तो इसी तरह से अगर हमें लगता है कि कोई चीज है तो हमें एटलीस्ट अपने या डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिसेबिलिटी अफेयर डिपार्टमेंट को एक पत्र लिखना चाहिए, या अपने दोस्तों को इकट्ठे करके मोबिलाइज करके इन चीजों की निदान के लिए एक कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन लिखनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये चीजें सुनी जाती है, फिर वो क्या करेंगे या इस पे वो क्या सोच सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक सुझाव है। अगर हमें एक ही, जैसे कि आवर प्राइम मिनिस्टर बिलीव्स इन वन नेशन वन आइडेंटिफिकेशन, तो इसमें हम भी उनको लिख सकते हैं उसी स्लोगन के अंडर कि वी शुड बी आल्सो कंसिडर्ड अंडर वन पर्सन वन आइडेंटिफिकेशन। तो सो दैट कि हमें हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग कार्ड नहीं बनाना चाहिए। जो भी हमारे बेनिफिट्स है, जो भी आप हमें इंक्लूड करने के लिए स्कीम्स में इंक्लूड करने के लिए करते हैं, उसके लिए एक ही कार्ड होना चाहिए। और अगर इंक्लूजन हम सच में चाहेंगे तो हम ही को ये इंक्लूजन करना पड़ेगा, हमको ही जाना पड़ेगा, हमको ही अपना आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, अपने इश्यूज को हाईलाइट करना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें बन सकती। थैंक यू जावेद जी। बांसे सर, आपको कुछ बात रखनी है? सर नाही सर, मला मुझे कोई बात नहीं रखनी सर। ओके, थैंक यू। मैं एडवोकेट प्रीति मैम को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारे टीम मेंबर है और उनका जो अभ्यास है वो खुद लॉयर के टीचर बन के बहुत सारे लॉयर बना रहे। इस दिशा से उनका काम शुरू है। जाते जाते प्रीति मैम और प्राची मैम से कहूँगा कि वो समराइज करे, फिर हम समापन की तरफ जाते हैं। और प्राची मैम ये भी डिक्लेयर करने वाले आज की आगे हम कौन से लॉ के बारे में अभ्यास करने वाले। दे डिसाइड बाय ऑल द टीम। I think we will start with Mental Health Act. ओके मैम, यू डिसाइड। We will start with Mental Health Act. Actually, that act I don't have. मुझे डाउनलोड कर लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा पहले कितने सेक्शन से कितने चैप्टर से, उस हिसाब से ये वेडनेसडे तक मैं ये सब देख लूंगी। हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे। ठीक है मैम। आज के बारे में कुछ समराइज और ये पूरे एक्ट के बारे में दोनों भी आप समराइज कीजिए, आप और प्रीति मैम, फिर हम समापन की तरफ जाते हैं। प्रीति मैडम ने ये एक्ट बहुत अच्छी तरह से समराइज किया है, जो भी किया है वो। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, इसने 95 के एक्ट को अमेंड करके ये एक्ट बनाया गया है। इस एक्ट में 1 to 17 चैप्टर्स है। दिस एक्ट रिप्लेसेस 1995 एक्ट। हम इस एक्ट में हम अर्लियर एक्ट में 7 डिसेबिलिटीज थी, इस एक्ट में 21 डिसेबिलिटीज है। इस एक्ट में क्या प्रोवाइड किया? राइट टू इक्वलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, राइट टू इनहेरिट एंड ओन प्रॉपर्टी, राइट टू होम एंड फैमिली रिप्रोडक्शन among others. These are rights given to us by this act. Then normal persons का free education का जो age है वो that is 6 to 14, and this act for disabled person 6 to 18 years. Then what accessibility should be there on all shops, markets, etc. till 2090 actually in this act, but enforcement and इसका लागू होने के लिए हम लोगों को कलेक्टिवली वर्क करना पड़ेगा। देन दिस एक्ट में रिजर्वेशन 4% दिया है। अर्लियर दैट रिजर्वेशन वाज 3%।
1995 के एक्ट में 3% रिजर्वेशन था, दिस एक्ट में 4%। अभी इस एक्ट में जो 21 डिसेबिलिटीज है, दैट डिसेबिलिटी इंक्लूड्स वन इम्पोर्टेंट डिसेबिलिटी, दैट इज एसिड अटैक विक्टिम्स। This is very welcome decision taken by the law committee, because these victims needs too much help, and this act provide good support to them. Then this act, non-discriminative act है, full and effective participation है, inclusion of in a society. Inclusion, what is inclusion in society? Normal person के साथ disabled person को रखना है, that is inclusion of society. This equality, equal opportunity, accessibility, there is equality between men and women also, that all aspects are time to time explained by this act. Then what is benchmark disability, then what are the committees that work for disabled person. Just now madam told that central committee, then state committee, state commission, central commission, committees are there to work and all that. The act is very good act, but what is required, that is we people should come together collectively. We will do something and we will force to government that there is a need of there are certain needs of disabled person that was not fulfilled, though act is there. Therefore गवर्नमेंट को हमको दिखाना है कि ये एक्ट में दिया है वो अभी फुलफिल नहीं हो रहा है, उसका एनफोर्समेंट नहीं हो रहा है, इसके लिए हमको कलेक्टिवली वर्क करना पड़ेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। प्रीति मैडम। प्रीति मैम, प्रीति मैम आप हो? हाँ, एक मिनट मुझे एक्चुअली वो ऑन करने के लिए भी हेल्प लगता है, तो घर में या से आई नो। सो ओके, समरी ऑफ दिस एक्ट ना? Yes, summary and your feedback from today's session. It's a very wonderful session for us. Learning from you is a very best thing in our sessions, ma'am. Thank you very much. Interacting with all of you is also nice experience. Actually, one thing which one of the members said, that was knowing the law is a very necessary. And I last time also I have told in the session itself that I actually learned this law from my heart for this lecture. I read it and I have gone through the provision, but I have not gone into the depth of the provision. But because once I supposed to give a lecture, then a teacher inside me get awake and I need to give the 100%. That is my nature. So I go through the all provisions and I found that there are many rights which nobody knows. In fact, I was myself not aware about these particular rights. And as ma'am said, some collective action. And as I already told that, because suppose any right is violated and if I make a complaint and one person get punished, that will be that's it. That person will get punished and the system will goes as it is. Okay. So what I feel is that there is a need of the change in the system. And there is a need of a change in the system, and therefore it is also necessary that need into the change of the overview of the society also, overview of the people also, approach of the people also need to be changed. Okay, because ultimately system is made by the human being, so human approach need to be changed, then only some change will bring into the system. Sometime before I faced this kind of the incident. For some my work, I need to go into one building and that was not accessible and I faced many things actually. But after that, many told me that you make a complaint, but I didn't make a complaint. I put out one social media post because I feel that if I may have made a complaint, I may have got my whatever work has been there, which was to be done easily. But
what change I want that I may not get. Okay, so I put a social media post which was actually forwarded by many, and probably some result may come from that particular thing. So what I feel is that we must come together, one by one issue need to be solved, okay, and that is collectively can be easily solved. We need to take one problem in hand. Just like someone says accessibility in a building, okay, so from starting that, yeah, feel we can say that UDID card, and for that medical assessment is required, okay, and that is actually a biggest need and which need a lot of trouble to be faced by the persons with disability. So what I feel is that keep collectively coming together in our area, we need to put out some newspaper articles or social media posts, etc. In that social media post, actually, I put out one solution that why you don't make one window clearance system. आजकल पूरा फॉरेन से जो सेज यूनिट चलता है इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल, तो वन विंडो क्लियरेंस सिस्टम होता है, पूरे देश के लॉज उनको अप्लाई नहीं होते हैं और उनको एक वन विंडो क्लियरेंस सिस्टम मिलता है। तो एक यूडीआईडी कार्ड लेने के लिए इस ऑफिस में जाओ, उस रूम में जाओ, उस रूम से उस रूम में जाओ। Why this system should be there? Okay, there should be one window clearance system. एक जगह पे मेडिकल असेसमेंट हो, एक जगह पे चेकअप हो, उसी जगह पे आपकी साइन फॉर्म जो भी हो आपको एक जगह पे मिले। सो one problem should be taken into hand. A collective action of the many NGOs and many people should be there on that particular line, and then some change may be occurred. Otherwise, if we talk about the act, on paper, this act seems to be many provisions which are supporting to the persons with disabilities. Okay. Previously, as ma'am said, only 7 disabilities was there, which is increased up to the 21. Benchmark disability concept has been introduced, which is defined as a 40 or more percent. Okay, as ma'am said, government reservation in a government job is increased by 4%. Higher education, it is increased by 5%. Accessibility mandate is on paper at least there, but it is there. Okay, and so in all, the act is good, but needs an implementation, and for that implementation we need to force the government for that implementation, and that is possible through some collective action. So hope some change will come. थैंक यू एडवोकेट प्रीति मैम। हाँ प्राची मैम, आप कुछ बात करना चाहो? नहीं, थैंक यू एडवोकेट प्रीति मैडम के लिए ही किया था। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू प्रीति मैडम, थैंक यू विशाल सर। थैंक यू प्राची मैम, प्रीति मैम, आज के इस बहुत लर्निंग सेशन के बारे में, और इसकी जरूरत है कि बहुत सारे लोग अवेयर हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे और इम्प्लीमेंटेशन भी हो। और कैसे कि ये अकेले से नहीं होगा, कलेक्टिवली एफर्ट्स करना जरूरी है। और इसमें सभी आप जैसे महानुभाव जुड़े तो जरूर एक दिशा में एक गति से हम उस मंजिल तक जा सकते हैं, ऐसे हमें लग रहा है। हम समापन के तरफ जाते हैं। सुनीता में आप प्रेयर ले सकते हो। डॉक्टर सुनीता मैम। हाँ सर, नहीं गेस्ट आए हैं मेरे इधर। ठीक है, चलिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। हम अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।